नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से आजकल का समावेश चल रहा है, राजनीति चल रही है, नए नए मुद्दे, नई नई व्यवस्था और नए नए समीकरण फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बन रहा है कि जातिगत जनगणना पर लगातार विपक्ष हल्ला बोल की भूमिका निभा रहा है। हालांकि जातिगत जनगणना की बात केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार में भी उठ चुकी है और सभी कर्नाटक के मॉडल पर जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी जातिगत जनगणना पर पहले कहा गया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, बाद में शायद इस पर यूटर्न करते हुए इसकी मांग को कहा गया कि अभी समय नहीं आया है और समय अनुसार इसको देखा जाएगा। पर चूंकि यहां पर विपक्ष यानी सपा यानी अखिलेश यादव लगातार सदन में ऐसी भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो यहां पर स्पष्ट होती नजर आ रही है। मैंने भूमिका और स्पष्ट इसलिए कहा क्योंकि अखिलेश यादव यहां पर एक तमाम तरह के व्यवस्थाओं और तमाम तरह के रूप से अलग एक गंभीर नेता के रूप में अपनी बात रखते चले आए। 91 मिनट के उनकी चर्चा में जिस तरह से उन्होंने चर्चा की, सरकार पर तंज भी कसे और तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास भी किया। उन्होंने इन्वेस्टर समिट की बात भी की, उन्होंने यहां पर तमाम तरह के मुद्दे जो बजट में आवंटित किए गए उस पर भी चर्चा की और साथ ही साथ सरकार का ध्यान वहां भी खींचा जहां पर सरकार का ध्यान नहीं था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों से जातिगत जनगणना पर समर्थन की मांग भी कर डाली। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट देखते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शोर हंगामा प्रदर्शन के साथ शुरू होता विधानसभा का चौथा दिन तो जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने नाम कर लिया। यूपी विधानसभा में विपक्ष ने कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा, लेकिन जातिगत जनगणना का मामला विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। अखिलेश ने अपनी बात की शुरुआत शायरी से भले ही की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्र को भी याद दिलाया जो बीजेपी अपने हर मंच से देती है, वो है सबका साथ सबका विकास। इस बात को सपा अध्यक्ष ने सदन में बखूबी भुनाया और सरकार से सवाल कर डाला कि बिना जातिगत जनगणना किए सबका साथ सबका विकास कैसे होगा। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में। सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वेल में बैठे सभी सदस्यों से भी जाति जनगणना पर अपनी हामी भरवाने की कोशिश की। गठबंधन के साथी रहे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनगणना पर चुटकी लेते हुए सवाल पूछ डाला। पहले तो ओपी राजभर से उनकी पार्टी पूछी, फिर समर्थन की बात कह डाली। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। अच्छा, नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी
अपना दल से भी बात बात में जनगणना पर मन की बात कहने के लिए बोल दिया। मैं जानता हूं वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो साथ हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं। दिल पे क्या गुजर रही है वो बेहतर समझते हैं। और क्योंकि हम दोनों इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है अपना दल भी यही चाहता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान प्रश्नोत्तर काल में हंगामा मच गया। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की अगुवाई में धरने पर बैठ गए थे। वहीं सपा विधायक संग्राम सिंह ने बिहार का उदाहरण देते हुए यूपी में जातिगत जनगणना के बारे में सवाल पूछा था। तो इस पर योगी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जिस प्रदेश में अराजकता और चारा खाने का काम होता है तो यूपी को अब रिवर्स नहीं जाना है। अब सवाल यह है कि क्या जाति जनगणना का मुद्दा क्या सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएगा? क्या यूपी के उप मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना से यूटर्न लेने का खामियाजा योगी सरकार को उठाना पड़ेगा? सवाल यह भी है कि जातिगत जनगणना से सरकार भाग क्यों रही है, और सवाल यह भी है कि विपक्ष के जाति वाले दांव पर क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टी का अखिलेश को मिलेगा समर्थन? महत्वपूर्ण चर्चा वैसे, और चर्चा वैसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है। जरूरत इसीलिए यहां पर मांग की जा रही है कि पता चल सकेगा कि कौन सी जाति के कितने लोग यहां रहते हैं, उनकी शिक्षा, विकास, सामाजिक परिवेश पर यहां पर व्यवस्था की जा सकेगी। और शायद यहां पर दूसरी तरफ नुकसान भी शायद ये बता रहे हैं कि अगर नुकसान ये है कि अगर जातियों में विभक्त हो जाएगा तो हिंदू जाति और अन्य जो वर्ग है उनकी जानकारी मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सामाजिक भटकाव भी हो सकता है। खैर, यहाँ पर मामला उठ गया है तो इस पर चर्चा जरूरी है, और मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करा दूं, यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी राजनीतिक विशेषज्ञ में पक्ष रखेंगे, नितिन सिंह यादव प्रवक्ता सपा से अपना पक्ष रखेंगे, और प्रवक्ता आपसे उनके फायरमैन प्रवक्ता इमरान लतीफ अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा नितिन सिंह यादव से। नितिन भाई, अखिलेश यादव एक गंभीर व्यक्तित्व की तरह आज सदन में पेश आए और लगातार 91 मिनट उन्होंने चर्चा की, सरकार पर तंज भी कसे और तमाम बातों को कहा भी। इन्वेस्टर समिट से लेकर बजट सत्र तक लगातार वो सरकार को घेरते नजर आए, और आखिरी में जातिगत जनगणना की उनकी चर्चा भी की, और साथ ही साथ बीजेपी के सहयोगी दलों से उन्होंने समर्थन की मांग तक कर डाली। कैसे देखते हैं आप? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश किया, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर एक जीरो टॉलरेंस की नीति जैसे शब्द का इजाद करके जिस तरीके से प्रदेश की जनता को गुमराह करते रहे, उसका काला चिट्ठा आज माननीय हमारे नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव जी ने सरकार के सामने एक एक घटनाओं का जिस तरीके से जिक्र किया, वो किसी से छुपा नहीं रहा। प्रदेश में जिस तरीके से विकास को लेकर के सिर्फ झूठे पुलिंदे बांधे जाते रहे, समाजवादी सरकार ने जिस तरीके से काम किए थे उसको कब किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बननी थी, 7 साल के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद, 6 साल पूरा होने के बाद योगी जी के कार्यकाल को अभी भी वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के 9वें मंजिल के 1 फ्लोर में जिस तरीके से चल रही है, इस पर भी उन्होंने किस तरीके से उजागर करने का काम किया, सबने देखा। किस विश्वविद्यालय में, किस मेडिकल कॉलेज में कितने छात्र होने चाहिए, कितने फैकल्टीज में कितने प्रोफेसर, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, कितने जूनियर रेजिडेंट होने थे और कितने वहां मौजूद हैं, इसका भी जिस तरीके से पर्दाफाश किया, वो आज पूरे सदन से लेकर के पूरे प्रदेश के देश के लोगों ने उसको देखा। आज पूरे प्रदेश में पता चल गया है, जैसे रोड कांग्रेस का जिस तरीके से मानक था, सड़कों का जो चौड़ीकरण था उसको किस तरीके से कम किया गया, हाईवे का मानक कम किया गया, जिन अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया उस पर भी उन्होंने ध्यान आकर्षण करने का काम किया। बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने डिस्कस की, प्रदेश में विकास को लेकर के, काम को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर सारे विषयों पर चर्चा की और गंभीरता से सदन ने उसको सुना।
लेकिन आज अंतिम बात जिस पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी सबके विकास, सबका विश्वास, सबका साथ की बात करती है, जब ये जानकारी ही नहीं होगी, संविधान में इसका अधिकार दिया है कि समान नागरिक संहिता पर चर्चा होगी, सबको समान, सिविल संहिता वहां मौजूद है, सबको जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात हो रही है, तो आखिर ये संभव कैसे हो पाएगा जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि समाज में किस तरीके की हिस्सेदारी है। तो इसमें कौन सी गलत बात है। और जब पूरा प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा सरकार में बैठे बहुत सारे लोग, अभी आपने पिछले कुछ दिनों पहले सुना था कि किसी साथी पत्रकार साथी ने पूछा था डिप्टी सीएम से, केशव प्रसाद मौर्य से, आप जातिगत जनगणना के पक्षधर है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। आप अभी उनके साथियों काज ने भी कहा कि हाँ है, अपना दल ने भी कहा हाँ है। तो जब बहुत सारे प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल चाहते हैं तो सरकार को आखिर इसमें आपत्ति क्या है। आप जनगणना करा ही रहे हैं और जनगणना में आप जाति का कॉलम पूछते हैं तो उसको बाइफर्मेट कर देने में क्या बड़ी समस्या है। यहाँ भाई समाज में जनगणना हुई, जनगणना में सबके जाति के कॉलम है और सब इस समाज की इतनी हिस्सेदारी है, उससे सबको सही हिस्सेदारी मिल जाएगी। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्तिजनक विषय। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी, ब्रिटिश काल था। इसके बाद 1941 में हुई, पर उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। 1951 में मांग की गई थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय मांग को खारिज कर दिया था कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ने की यहाँ पर आशंका है। उसके बाद सूत्र बताते हैं 2011 में भी कांग्रेस सरकार थी और जातिगत जनगणना की गई थी, पर शायद कुछ आंकड़ों में कमी थी या कुछ आंकड़े गलत थे, इसलिए जारी नहीं किए गए। उसके बाद जातिगत जनगणना की बात हमेशा यहाँ पर की जा रही है और हमेशा यहाँ पर टाला जा रहा है सरकार द्वारा। खैर, जनगणना होना क्या है, होगा क्या और इसके लाभ और फायदे क्या है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रवक्ता भाजपा विवेक भाई, यहाँ पर मांग उठ रही है, किस तरह आप यहाँ पर देखते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर सरकार को घेरे भी और साथ ही साथ उन्होंने सरकार के सहयोगी दलों से भी समर्थन मांग लिया, क्या राय है आपकी? देखिए गौरव जी, इसमें सरकार को घेरने जैसा कोई विषय नहीं है। घेरा नहीं होना है, विषय ये है कि जब लोग सरकार में रहते हैं तब इस विषय पे काम नहीं करते। अच्छा। जब विपक्ष में आ जाते हैं तो जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। अच्छा। खुद जब थे मुख्यमंत्री पिछड़ों की सरकार की बात करते हैं, पिछड़ों के नेता होने की बात करते हैं, लेकिन पिछड़े समाज में किन किन जातियों को लाभ पहुंचा। उस समय की स्थिति ये थी कि सारा लाभ केवल एक जाति को, उसमें भी उस जाति विशेष। जाति का नाम भी बता दीजिए। डिपेंड समझ रहे हैं हमारे में, समझ रहे हैं। अच्छा, समझ रहे होंगे। अच्छा। और उसमें भी उस 2-4 जिले विशेष से इटावा, मैनपुरी, कन्नौज की उस जात विशेष के लोगों को ही अपनी जात का मानते हैं। अच्छा। शेष प्रदेश के उस जात के लोगों से उनका कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, सरोकार नहीं है। तो ये सब देखने में आया। निपेंद्र जी बैठे हमारे मित्र हैं, मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में राजस्व की दृष्टि से देखा जाए तो 75 जिले हैं। ये 20 ऐसे जिलाध्यक्षों के नाम बता दें जो नान यादव हूँ, नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक जमीन खिसक जाने पे जाति का जमीन खिसक गई है, जाति का आवरण ओढ़ करके जमीन खिसक गई, जाति की डाल पकड़ करके इस बहाव में बचना चाहते हैं। जमीन खिसक गई कि बढ़ गई है? खिसक चुकी है। अच्छा। अंदाजा नहीं है, स्थिति ये है। 17 में 47 तक 111 हो गए, जमीन बढ़ गई। देश जातिगत विभाजन से बहुत दूर आ चुका है गौरव जी। हिंदुस्तान में 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना हुई थी जी। अंग्रेजों ने 1872 से जब जनगणना कराई तो उन जातियों का आकलन कराया जी। और स्थिति ये थी जी कि जब 2011 में इस पे काम किया गया तो जो जातियां 1931 में 46 लाख थी जी, वो जातियां 4147 जी, वो बढ़ करके 2011 में 46 लाख हो गई। अच्छा। इसी तरह से महाराष्ट्र का भी उदाहरण है। तमाम ऐसे कर्नाटक ने भी प्रयास किया जातिगत जनगणना कराने का, लेकिन उन आंकड़ों को कभी सार्वजनिक करने की हिम्मत सरकारें नहीं जुटा पाई। अच्छा। न कर्नाटक सरकार कर पाई, न केंद्र सरकार कर पाई। तो आखिर इस कवायद में देश के संसाधन को झोंकने का औचित्य क्या है? अच्छा। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम
बहुसंख्यकों की बात करते हैं, संपूर्ण हिंदू समाज की बात करते हैं। अच्छा। इस जातिगत जनगणना से, इस विभाजन से, इस विभेद से लाभ किसको मिलेगा? क्षेत्रीय दलों को मिलेगा। क्षेत्रीय दलों ने जिस विषय, चिंता का विषय है, तो चिंता का विषय समझ लीजिए क्या है। क्षेत्रीय दलों में जिस जाति विशेष के नेता अपने जातिगत राजनीति की इस तरह की मांग उठा रहे हैं, उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने कभी भी अपने जाति विशेष से हट करके किसी अन्य जाति को लाभान्वित या पुष्पित पल्वित करने का पूरे राजनीतिक जीवन में कोई कार्य नहीं किया। अच्छा। सारी मलाई, नाम तो पिछड़ की करेंगे लेकिन सारी मलाई सत्ता को खुद चट करना चाहते हैं। अच्छा। ये देखा गया है। अच्छा। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे निपेन जी जान रहे हैं। अभी कहूँगा नितिन भाई को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? भाई मित्र हैं, पुराने हैं, अभी बुरा मान जाएंगे, मैं थोड़ा संयम से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर वो। हाँ। तो ऐसी स्थिति में इस जनगणना का, देखिए जनगणना आर्थिक आधार पर होनी चाहिए जी। हम तो बार बार कहते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमने डेवलप की है, जो पिछड़ों में भी आरक्षण है उसमें भी उनको मिलना चाहिए जो वास्तविक रूप से पिछड़े हैं। अच्छा। पिछड़ों में अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा। दलितों में अति दलितों को मिलना चाहिए। अच्छा। और उसमें भी ये देखा जाना चाहिए कि जो वर्ग आरक्षण का लाभ लेकर के मुख्य धारा में आ चुका है, जो परिवार, उस परिवार से उस परिवार को इसका लाभ मिलना चाहिए जो आज भी मुख्य धारा से बहुत दूर खड़ा है। ठीक है। सब मतलब ये आरक्षण का उद्देश्य ये था कि लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़े, मूल धारा में आए जी। ये नहीं था कि एक वर्ग विशेष इसका लाभ उठाए, बाकी उसी कैटेगरी के लोग देखते रहे। वर्ग विशेष की बात क्यों करते भैया? देखिए है क्या, जब ये पिछड़ों में आप आरक्षण में आएंगे, अच्छा, तो आज ये सत्य है कि पिछड़ों की मेरिट कोई कमजोर नहीं बनती है। ओबीसी की जो मेरिट बनती है कभी कभी देखा जाता है जनरल से हाई होती है। अच्छा। लेकिन अब उसमें ये हो रहा है कि उसमें भी ये सारा लाभ एक जाति विशेष के लोगों से सीमित हो जाता है, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है। चले ठीक है, चौथी बार आपने शब्द बोला है जाति विशेष। ठीक है विवेक भाई, नितिन भाई बोल रहे हैं कि पहले आपके एक नेता डिप्टी सीएम इसके समर्थन किए, बाद में पलट गए एक हफ्ते बाद। देखिए अब ये दीपेन जी ने उनकी बात को कहाँ से कोटेशन लिया, उन्होंने क्या कहा, इसका उत्तर अरे भाई मीडिया में चल रहा है, कोटेशन क्या लिया है? इसका उचित उत्तर जाके पूछ लिए थे उनसे। इसका उचित उत्तर तो वही दे सकते हैं। अच्छा। जो विषय अभी चर्चा में है, और विषय कायदे से देखा जाए जनगणना केंद्र का विषय है। अच्छा। जो प्रदेश सरकारें इस तरह का कार्य कर रही है, ये उनका विषय नहीं है। विपक्ष कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? ये उनके नाटकार चेष्टा है। अच्छा। ये संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने का कार्य है। अच्छा। जो केंद्र के सब्जेक्ट है उससे इतर ये कार्य हो रहा है। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहिष्णु सरकार है जी। हम किसी चुनी हुई सरकार के ऊपर किसी इस तरह के कानून का प्रयोग नहीं करना चाहते जिससे संघीय ढांचे को चोट पहुंचे, लेकिन ये विषय केंद्र का है। ठीक है। और इस केंद्र के विषय पे अखिलेश यादव जी विधानसभा में चर्चा कर रहे हैं, तो अब मैं उनकी गंभीरता पे क्या बोलूं? अच्छा। तो इस पे तो योगी जी ने कही दिया है कि वो जिस बच्चे ने बताया था राहुल गांधी, अच्छा, तो उसने कुछ ज्यादा सही तो नहीं, कुछ करीब करीब ही बताया था। अच्छा। क्योंकि नहीं राहुल गांधी तो अब राहुल गांधी के कुछ करीब तो लगते ही है। ये कौन सी बात हुई? अच्छा। अब जो केंद्र का विषय है उस पर आप विधानसभा में चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग कहते हैं साफ सड़क का विषय आप संसद विधानसभा में उठाते हैं और विधानसभा की बात सड़क पे करते हैं। अच्छा। तो जो विषय जहाँ पे आज ये बजट सत्र चल रहा है, बिल्कुल आप बजट पे चर्चा करिए। कोई विषय छूट गया हो सरकार से, कोई भाग ऐसा छूट गया हो जिसमें बजट में आच्छादित ना हो, उस पर बात करिए। किसी मत में लगता हो ज्यादा बजट जा रहा है, कटौती प्रस्ताव पेश करिए, आप बजट पे चर्चा करिए। आप चर्चा बजट की हो रही है, आप लाके जांच खोज दे रहे हैं वहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आप इमरान भाई बड़ी मुस्कुरा रहे थे भाई, आप चर्चा पर जो भाई बोल रहे थे, भाई आपकी क्या राय है जिस तरह से जाति जनगणना की बात हो रही है यहाँ पर? जी देखिए गौरव भाई जी, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है तो इस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी का न विषय कभी रही है न कभी रहेगी। क्या बात। लेकिन जहां तक इस बात की चर्चा करनी जरूरी है वो इस नाते हम चर्चा करना चाहते हैं जी कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना वादा था। अच्छा, वादा था। चुनाव से पहले आप कहते हैं कि हम ये करेंगे, और जब तो चुनाव हो जाता है जनता आप पर विश्वास करके आपको सरकार में ले आती है तो आप अपने ही किए हुए वादों से पलट जाते हैं। अच्छा। तो जब अपने किए हुए वादों से आप पलटेंगे तो विपक्ष की एक पार्टी होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको हम आपके ही किए हुए वादों की तरफ ध्यान दिलाएं, याद दिलाएं आपको। लेकिन अब अगर आरक्षण के विषय में आप भारतीय जनता पार्टी से या इनके
मात्र संगठन आरएसएस से कोई उम्मीद करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप एक मजाक कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्पष्ट है, ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी है। विरोधी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल भारतीय जनता, अभी आपने देखा जिस परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में उत्तर प्रदेश के अंदर आप बैठे हुए हैं, ये वो समय था कि नगर निकाय का चुनाव हो जाना चाहिए था और नगर निगमों का और नगर निकायों का गठन हो जाना चाहिए था। आज ये प्रक्रिया आधार में क्यों लटक गई? रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट आने वाली है अभी। मैं कह रहा हूं ये क्यों नहीं हो पाया, सिर्फ इस नाते नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ये थी कि वो ओबीसी आरक्षण को निगल जाए। अच्छा। ओबीसी आरक्षण को निगलने का, ओबीसी आरक्षण को लूटने का इनका इरादा था। तो धन्य है हमारी अभी अदालतें जिंदा हैं, कोर्ट जिंदा है, जिसके जरिए बार बार इंसाफ मिल जा रहा है हर जगह। तो वरना इनका बस चला होता। सत्येंद्र जैन को नहीं मिल पा रहा है जी, बोल रहे सत्येंद्र जैन को नहीं मिल पा रहा है, विवेक भाई बोल रहे हैं। नहीं, ठीक है, अब ये फहरिस्त बड़ी लंबी है इनके यहाँ। उसको चर्चा करने लगेंगे, डिबेट खत्म हो जाए। अच्छा, ठीक है। मतलब जो पार्टी बहुत बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है जी, जो बहुत बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, गुंडई की, ब्रांड एम्बेसडर, बहुत बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सत्येंद्र जैन जी साफ सुथरी पार्टी के विषय में इस तरह की टिप्पणी करेगी तो हंसी आएगी। दरअसल इनकी दुख तक पर चूंकि आम आदमी पार्टी सही ढंग से हाथ रख देती है, बेचैन हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। इतने सम्मानित बौखलाते नहीं, हम आपको याद दिला रहे हैं जिस न्यायपालिका की शुचिता की आप दुहाई दे रहे हैं, वहां भी याद कर लिया। बौखला गए इतना भैया, बौखला गए क्या? मतलब जितनी उम्र होगी मेरे ख्याल से विवेक भाई का उतना जो है राजनीतिक कैरियर होगा। अच्छा। तो अगर इतना सीनियर प्रवक्ता इस तरह से चीखने चिल्लाने लगता है बीच में, तो समझ में अरे जवाब दे रहे थे आप, भूल गए थे। मैंने तो आपको याद दिलाया सत्येंद्र जैन जी भी जेल में है। अच्छा। और उसके पीछे में कोई पार्टी जवाब पहले नहीं टोका जाता है तो परंपरा है भाई। आज पूरा देश इस बात की चर्चा कर रहा है। तमाम सारे कई बार मुझे इन्होंने इंडिकेट किया, लेकिन मैंने बीच में जवाब नहीं दिया। चुनाव के अंदर, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद, सरकार बनाने तक अगर हर मोर्चे पर कोई भारतीय जनता पार्टी को सही ढंग से कोई पार्टी चुनौती दे रही है और सफल हो रही है, अपने आप को सफल सिद्ध कर रही है, तो वो आम आदमी पार्टी। ये बार-बार आप ये क्यों बोलते हैं कि यानी आम आदमी पार्टी बीजेपी को यहाँ पर चुनौती दे रही है? सपा नहीं दे रही क्या चुनौती? कांग्रेस चुनौती नहीं दे रही क्या? ये हर धर्रे पे आप अपने आप को क्यों आगे ले आते हैं? देखिए, ये नितेंद्र भाई बेहतर बताएंगे। समाजवादी, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता दीजिए ना कि आप हर बार बोलते हैं हमारी पार्टी चुनौती दे रही है, तो बाकी पार्टी चुनौती नहीं दे रही क्या? मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ आपको। उदाहरण दे दीजिए। अभी दिल्ली के एमसीडी के अंदर क्या हुआ? अच्छा, 80 दिन पहले आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाना चाहिए था, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि जनादेश तो यही था कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता है, आम आदमी पार्टी बहुमत में एमसीडी के अंदर, उसका मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? गुंडई की, अराजकता फैलाई, लोकतंत्र की हत्या की, संविधान को तार-तार किया और 80 दिन तक इस पूरे मामले को रोक के रखा अपनी गुंडई के बल पे। ये गुंडे क्या बोल रहा है आपको? ये गुंडे क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट, मैं बता रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और इनके मुंह पे तमाचा मारता है, तो वहां पर मेयर बनता है, वहां पर एमसीडी का गठन होता है। ठीक। अच्छा, अब दूसरे एग्जाम्पल में ले रहा हूं, यानी भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको मुकाबला करना है तो पहले रणनीतिक तौर पे मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा। फिर उनसे चुनाव प्रचार में लड़ना पड़ेगा, फिर उनसे चुनाव जीतना पड़ेगा। अच्छा। और अगर आप चुनाव जीत भी गए तो आपको सरकार बनानी भी पड़ेगी। और सरकार बना ले गए तो सरकार चला के भी दिखानी पड़ेगी, तब माना जाएगा। बड़ा संघर्ष है, सफल हुए। बड़ा संघर्ष है बीजेपी से, बड़ा संघर्ष है। अच्छा। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमने रणनीतिक तौर पर हराया, फिर चुनाव लड़े, चुनाव में हराया, फिर चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद हम सरकार भी बना ले गए, मेयर फाइनली। तो आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टी नहीं कर पा रही, रणनीति में ना पा रही है बाकी पार्टी। आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए। अच्छा। कांग्रेस पार्टी की मैं जिक्र करूंगा राष्ट्रीय पटल पर, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी के बारे में गौरव जी आप क्या जानते हैं कि अगर कहीं जनता गलती से कांग्रेस पार्टी को जिता भी देती है तो कांग्रेस क्या करती है? अपने विधायकों को नहीं बचा पाती है, अपने नेताओं को नहीं बचा पाती है, और थाली में परोस के अपने विधायकों को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के सुपुर्द रख देती है, उनकी सरकार बना देती है। सपा पे बता दीजिए, सपा पे बता दीजिए। हर मामले में देखिए, सपा के बारे में नितेंद्र भाई हमसे बेहतर बताएंगे। आप जब प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा भाई, वो तो जवाब देंगे ही देंगे। प्रश्न आपने उठाया है,
नहीं, मैं कह रहा हूँ इस मसले पर सपा उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। सपा से हमको पूरी उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी ये जवाब देते ना कि केवल आम आदमी पार्टी चुनौती देती है, ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आती कई बार मेरे को। नहीं, देखिए मैंने अभी उदाहरण दे लिया आपको। अच्छा, एक एमसीडी का आपके सामने उदाहरण दिया। चलिए, ठीक है। मैंने कांग्रेस 9 राज्यों में कांग्रेस, नितिन भाई आपके बारे में मुस्कुरा रहे थे बहुत देर से। चलिए ठीक है, जवाब उनसे ले नहीं बना पाए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा अतीक खान जुड़ चुके हैं। अतीक भाई, यहाँ पर मांग भी की गई और ओम प्रकाश राजभर से कहा भी गया कि जातीय जनगणना पर समर्थन देंगे। हालांकि बड़े हास्यात्मक तरीके से बात कहा गया। उन्होंने कहा कि हम तो आपके साथ थे, तब अलग बात थी। अब आप बताइए। देखिए गौरव भाई, जातिवाद जनगणना की अगर कोई सबसे ज्यादा आवाज उठाया है तो मुझे लगता है कि आदरणीय ओपी राजभर जी उठाए हैं जी। लेकिन मुझे बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है आदरणीय अखिलेश यादव जी का। इनकी सरकार कई बार रही है, ऐसा तो है नहीं कि ये पूर्व में नहीं रहे हैं जी। तो ये पहले क्यों नहीं कर दिए? अब इन्हें याद आ रहा है कि अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये खुद बताएं कि इन्होंने पिछड़ों के लिए किया क्या है। अच्छा, कुछ नहीं किया। हाँ, अगर इन्होंने किया होता तो आज ये जरूरत ही न पड़ती जातीय जनगणना की। हाँ, आदरणीय ओपी राजभर जी ने बहुत ही मुखरता से इसका मुद्दा उठाया था। जातीय जनगणना की बात अगर की जाए और अगर पिछड़ों के आरक्षण की बात की जाए तो मुझे लगता है कि हमसे बेहतर इसके बारे में समर्थन देंगे। हाँ या ना बताइए। देखिए, समर्थन तो है, समाज हित में जो भी काम होगा हमारा लिए है। समाज हित में इन्होंने कदम उठाया, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि पूर्व में आपने किया क्या और आप आगे चल के क्या करेंगे। आप विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। आज आपको सदन में लड़ना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारी समस्याएं। कहाँ लड़ रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मुझे लगता है लड़ाई लड़ कौन रहा है ये बता लीजिए। ओमकार राजभर नहीं, लड़ाई तो सारे लोग लड़ रहे हैं, ये नहीं कह रहे, लेकिन आप विपक्ष का बड़ा चेहरा है, आपको खुल के आना चाहिए। लेकिन आप दबी जबान में जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। और आप ही के नेता देखिए किस तरीके के बयान कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ आहत कर रहे हैं, उस पर तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जातीय जनगणना की बात आप कर रहे हैं, किसकी भावनाओं को आहत कर दिया, हम भी सुन ले भाई। देखिए, अब वो तो मीडिया में चल ही रहा है, अब मैं क्या ज्यादा बताऊं। आप ही के नेता बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता। अच्छा, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि जातीय जनगणना की बात आपने कही बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। अच्छा, आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, महंगाई उससे भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है जी। तो इस पे इनको खुल के आना चाहिए। आप आएंगे नहीं आएंगे? आप खुल के आएंगे? हम तो हैं, हमारी तो लड़ाई ही है। आप खुल के आएंगे नहीं आएंगे? लड़ाई तो है, महिलाओं अंदर से लड़ाई चल रही है। हमारी लड़ाई तो हमेशा रही है, सबके साथ रही है। जो अच्छा करता है हम अच्छा कहते हैं और जो सही नहीं करता है उसकी हम मुखालिफत करते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम तो हमेशा से मैदान में सही कहा कि गलत कहा है? नहीं, सही उन्होंने गलत कहाँ कहा है, लेकिन सवाल इस बात का जब पूर्व में आपकी सरकार ने तब आपने क्यों नहीं इसकी आवाज उठाई, सवाल इस बात का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गजेंद्र त्रिपाठी जी, आपकी क्या विश्लेषण है यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश जनगणना होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए जी, बजट पे चर्चा न होकर के जी जाति जनगणना पे चर्चा होती है। अच्छा, और जो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है राज्य का जी, केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, ठीक है, आप ये सोचें कि आप 1 घंटे से ज्यादा बोलते हैं और तमाम मुद्दे छूट जाते हैं। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण था बजट के क्षेत्र में, बता दीजिए बजट में कमी कहाँ है। अच्छा, पिछले साल जो इन्होंने कहा वह 5 साल में पूरा हुआ नहीं हुआ। अच्छा, और नहीं हुआ तो क्या कारण था। अच्छा, ठीक, इस पे कोई बहस कहीं नहीं रही। ठीक है, अपनी बात बहुत मुखरता से कहते हुए वर्तमान सरकार वहां से निकल गई और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमें जवाब क्या देना है। अच्छा, हमें जवाब देना है जो असली मुद्दे थे। हम आगे जानबूझ करके, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सपा के अंदर पता नहीं कहां से, माने इतनी बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर कोई टक्कर दे सकता है, अच्छा, या दे रहा है ये कहा जाएगा, तो वो केवल यहाँ पे सपा है और अच्छा, कोई पार्टी हमारी पार्टी नहीं है क्या? कोई पार्टी स्टैंड नहीं करती है। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी बताइए उत्तर प्रदेश में, अच्छा, क्या हैसियत है उसकी यहाँ पे? ये हैसियत वाली क्या बात है? बिल्कुल, देखिए मैं क्या चुनाव में भी अच्छा परिणाम रहा दिल्ली में मैं क्या कह रहा हूँ जी, देखिए जो आपकी बात आपने कहा, आप पूरे राष्ट्रीय पटल पे सोच रही है, उसको उत्तर प्रदेश नहीं केवल दिख रहा है जी,
वो अब धीरे धीरे बात कहां से आ जाती है? नहीं, इसलिए दो राज्यों में सरकार बनाए बैठी आप ऐसे अरे मैं क्या कर, उत्तर प्रदेश में क्या है आप मौजूद है कोई? उत्तर प्रदेश में जब भी लड़ना होगा आकर के सपा से लड़ना पड़ेगा, बसपा से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जातियों का ऐसा जाल है कि उस जाल को भेदने की क्षमता अभी आपके पास उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि वो जातीय राजनीति नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति होता है। आप भी देखिए, चलिए हमारी पार्टी का आपको यहाँ पर लाभ मिला। आप जातीय राजनीति नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। बात बोले आप कभी जातीय राजनीति की पार्टी ही नहीं है जी, ठीक है। चलिए तो लेकिन यहाँ पर सपा से लड़ना पड़ेगा, बसपा से लड़ना पड़ेगा। ठीक। और बजट सत्र में आपको आपका आधे घंटे से ज्यादा समय आप केवल जातीय जनगणना पर लेकर के आप चले, जो राज्य का विषय ही नहीं है। जहां पर जातीय जनगणना हो रही है, जनगणना के बाद भी लोग धीरे से उसी हाईकोर्ट में चले जाए। राज्य मांग करते हुए तो केंद्र मैं क्या कह रहा हूं, अरे मैं क्या कह रहा हूं जी, आपको मांग करने के लिए बाकायदे व्यवस्था है। अच्छा, उस व्यवस्था के तहत आप मांग कर सकते हैं और उसकी मांग होती है पार्लियामेंट में। तो संसद सदस्य नहीं है वो तो कैसे मांग? मैं क्या कर रहा हूं, उसकी मांग होती है पार्लियामेंट, और सपा को ही संसद के अंदर उनके पास में वहां लोग हैं जो मांग को कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और इतने बड़े राष्ट्र में जब आप राष्ट्र देखिए, कंडीशनल निश्चित तौर से मैं जानता हूं भविष्य में जब भी केंद्र सरकार जनगणना अगर होगी तो वो होगी कंडीशनल। अच्छा, कि जो लोग समृद्ध हो चुके हैं, अभी केवल इतनी बात कह दिया जाए कि जो समृद्ध उत्तर प्रदेश की दो जो यहाँ पर हैं जातियां, अगर हम कह दें कि यादव, अच्छा आप भी आ गए उसी पे, वर्मा, नहीं मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, ये आज ओबीसी की सबसे संपन्न जातियां हैं, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, ठीक है, शैक्षिक रूप से। ठीक। अगर ये कह दिया जाए कि इनको जाति गणना के बाद इनको सामान्य वर्ग में ले लिया जाएगा, अखिलेश जी छोड़िए, कोई भी व्यक्ति अच्छा बोलने को राजी नहीं होगा। यह मुद्दा सदा के लिए डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तमाम जाति, जैसे आपने अभी कहा, देखिए राजभर जी का दर्द क्या है। अच्छा, जिस समाज से वो आते हैं, पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा वर्ग है उनके पास। ठीक है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो एक गांव में, मैं भी जिस गांव से आता हूं, मेरे गांव में 100 घर कम से कम है राजभर, सरकारी नौकरी में कोई नहीं। तो दर्द तो है, धरातल पे दर्द है, लेकिन उनके पूरे जो उनका हक है वह कुछ चंद लोग आकर के बैठ जाते हैं। और उसका मुख्य रीजन क्या है बताऊंगा। अच्छा। अगर यह सरकार यहाँ पे चाहती, चंद्रलोक कौन है भाई? चंद्रलोक का नाम भी बता दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा। कुछ जातियां जो कि संपन्न हो गई हैं। अच्छा। देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली को ही खाती है। अच्छा, वो घोड़ा खाने नहीं आएगी। अच्छा, ठीक। देखिए सिंपल बात है, ओबीसी की जातियां जब भी आती है, बड़ी जो मेरा सिंपल सा जवाब क्वेश्चन ये है कि जाति की जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह से यहाँ पर उस पर बवाल मचा हुआ है, उस पर सीधी राय क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर राष्ट्र हित की बात आप करते हैं जी, तो शैक्षिक जनगणना होनी चाहिए, आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। क्या ये बताइए, जो विवेक श्रीवास्तव बोले, मैं क्या नहीं, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो एक सामान्य बात कर रहा हूँ जी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट आए हुए कितने बरस हो गए? अच्छा, मुसलमानों की हालत देश में क्या है, कौन सी स्थिति में वो जी रहे हैं, दलितों से बदतर हैं, ठीक है, कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो उनको लेकर के उठाने की बात होती है। अरे सरकार, इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि बच्चों को अच्छा, यह नहीं आज तक वो दे पाई कि हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। अच्छा, मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी, हर तरह की आप केवल शिक्षा फ्री कर दो, हम लड़ाई ग्लोबल भी होगी तो हम लड़ लेंगे। ये भारत का हर नागरिक कहता है। अच्छा। और राष्ट्रीय स्तर की जो भी पार्टी है, अच्छा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और चाहे अपनी एक बहुत बड़ी आयाम के साथ एक धरातल स्तर पर आप जो इस समय उभर रही है, वो भी चाहती है कि कोई जातीय जनगणना ऐसी न हो कि देश में एक अजीब किस्म का माहौल खड़ा हो। अच्छा, ठीक है, कभी नहीं कोई चाहती है। ठीक। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको चूंकि अपने जाति पर ही राजनीति करनी है, क्योंकि उनका एक लिमिटेशन है। जो पूरे भारत की बात करेगा वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता सपा नितिन भाई कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी, देखिए हमारे पार्टी और विवेक भाई की बात पर
और जी बहुत हमारे सारे साथियों ने, चाहे भाजपा के प्रवक्ता रहे हैं, हमारे गजेंद्र भाई जी भी आज बहुत लंबी चर्चा करी इस विषय पर। भाई की नहीं आ रही है। हेलो जी बोलिए 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 भाई, आपकी आवाज आ रही? जी आ रही, बोलिए जी। तो मैंने कहा हमारे विवेक भाई और गजेंद्र जी ने बहुत विस्तार से आज इन्होंने बौद्धिक दिया और इन्होंने ये भी बताया कि यादव और कुर्मी जो है ये बौद्धिक और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संपन्न बिरादरी हो गई है। अगर जनगणना हो गई है इनको इससे सामान्य में निकाल दिया जाए, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। हमको कोई अपनाए तो जिस दिन से ये हो जाएगा, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे जी, और उनके सुपुत्र, वो तो बहुत सक्षम हो गए थे, उनके सुपुत्र आदरणीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवाज छोड़ा तो इसी सामंतवादी लोगों ने गंगा जल और गौमूत्र से मुख्यमंत्री आवास को धोने का काम किया था। जिस दिन से मानसिकता निकल जाएगी उस दिन से मैं गर्व से कहूंगा कोई जाति नहीं और कोई सारे लोगों को एक साथ समान अधिकार मिल जाने चाहिए। लेकिन गजेंद्र जी जिस दिन से दिमाग से निकाल देंगे गंदगी, ये जात की जहर, गौरव जी अभी विवेक जी हाथ मत उठाइए, आप बहुत देर बोले थे, मैं बीच में नहीं टोका था। विवेक जी आप ये बताओ कि प्रदेश के अंदर 2 कौमें कही जाती हैं, एक शोषित और एक शोषक, बताओ शोषक कौम किसको कहते हो और ये शोषित जातियां कौन है? जिस दिन से प्रदेश के अंदर शोषक और शोषित का अंतर समाप्त कर देना, मैं बिल्कुल जाति की जनगणना की बात खत्म कर दूंगा, मैं समाजवादी पार्टी आरक्षण की बात खत्म कर देगी, जिस दिन बराबरी का अधिकार दे देना, जिस दिन कुएं की जगत पे चढ़ने का सबको अधिकार दे देना, जिस दिन मूछ रखने पर हत्या बंद हो जाए, जिस दिन घोड़ी चढ़ने पर हत्याएं बंद हो जाए, उस दिन आप कह देना सबसे आगे समाजवादी पार्टी होगी जो ये कहेगी कि जाति की चर्चा बंद कर दीजिए, आरक्षण की चर्चा बंद कर दीजिए। लेकिन जब तक लोगों के जहन में, शोषक जातियों के जहन में जब तक ये रहेगा कि नहीं ये अमुक बिरादरी, ये शूद्र हैं, ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, ये आदिवासी हैं, तब तक जरूरी है कि इनको इनके अधिकार मिलने चाहिए, और अधिकार तभी मिल सकते हैं जब तक उनकी गिनती नहीं होगी। आप कैसे अधिकार, संविधान में गौरव जी ये बताइए आरक्षण की व्यवस्था है कि नहीं है, और आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पर है? आरक्षण की व्यवस्था आजाद आबादी के हिसाब से है। आप कैसे तय करोगे किस बिरादरी की कितनी आबादी है? बिल्कुल आपने मंडल और हमारे साथी अतीक कह रहे थे सुभाषपा के कि पिछड़ों के लिए क्या किया। आज प्रदेश और देश के अंदर जो पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई आज पिछड़े प्रधान बीडीसी विधानसभाओं में आ रहे हैं, ये देन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की थी, जो मंडल आयोग की सिफारिशों को 10 साल तक जो नहीं लागू किया, केंद्र सरकार बीपी सिंह पर दबाव बना करके प्रदेश के अंदर देश के अंदर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसके चलते पंचायती चुनाव राज में भी बीडीसी प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्य आज पिछड़ी और दलित जाति लोग बन के आ रहे हैं। ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव के संघर्षों की देन थी। तब सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर टेम्पू चलाया करते थे और खंजरी में जाके गाना गाया करते थे। मैं बता रहा हूँ उस समय वो क्या किया करते थे। जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव संसद में लड़ते थे तो उस समय खंजली बजा के गाना गाते थे, जागरण किया करते थे और टेम्पू चलाते थे। ये उनकी वास्तविकता थी, इसलिए अतीक खान को ये नहीं। और सदन के अंदर आपके मुखिया बोल चुके हैं कि हाँ जाति जनगणना के साथ हैं, तो आपको सवाल उठाने का तो प्रश्न नहीं उठता। इसलिए अपना चरित्र सिद्ध करो कि आप भाजपा की गोद में बैठ के खेलोगे कि आप विपक्ष की लड़ाई लड़ोगे। आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर विपक्ष पे ही सवाल उठाते हो और फिर विपक्षी पार्टी होने का दावा करते हो। इसलिए मैं अभी वो कहते सूप बोले तो सूप बोले, चलनी बोले जिसमें 72 क्षेत्र, तो आप तो सुभाषपा वगैरह की तो खैर चर्चा छोड़िए। और हमारे साथी आपके प्रवक्ता उन्होंने कह चलिए बात में उन्होंने मान लिया कि यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ेगी सदन में, और समाजवादी पार्टी लड़ रही है सदन के अंदर। इसलिए आज देश में पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, गरीबों को, वंचितों को अगर अधिकार देने की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और हमारे विवेक भाई ने कई बार कहा यादव जी देश में लड़ रहे हो, देश में एक कौम उत्तर प्रदेश में तो लेकर के लड़ रहे हो, देश में लड़ने लोग। गजेंद्र त्रिपाठी बोलना चाह रहा है। एक मिनट जी बिल्कुल गजेंद्र आपने कहा कि देश में लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो लड़ ही नहीं पा रहे हो, देश में लड़ रहे हो। लड़ तो रहे, कैसे लड़े भाई? कौन से राज्य में लड़ने गए हो? अच्छा हमसे चलो उत्तर प्रदेश के अलावा किस राज्य में लड़ने गए हो? अच्छा
जवाब दे दीजिए। देखो ऐसा है, ऐसी बातें मत करो आप, हास्पद होता है बहुत। देखिए हास्पद क्या होता है? देखिए प्लीज आप बताइए, नेताजी देश के रक्षा मंत्री, नेताजी भी यूपी के बाहर लड़ने नहीं गए, यूपी के बाहर नेताजी भी लड़ने नहीं गए। और नेताजी सुनिए, अखिलेश जी जैसा सौम्य व्यक्ति भी, देखिए आपने एक प्रश्न किया है, आप उसका जवाब ले लो। कुछ राज्यों में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 7 विधायक जीत चुकी है, बिहार के अंदर 4 विधायक जीत चुके हैं, गुजरात में भी हम राष्ट्रीय पार्टी हो आप, राष्ट्रीय पार्टी हो, ये राष्ट्रीय पार्टी हो आप। कौन पूछ रहा है? गजेंद्र पार्टी। क्यों क्षेत्रीय पार्टियां लड़ने नहीं जाती क्या? भारतीय जनता पार्टी आपने कहा कि मैं पूरे देश के अंदर पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। देखिए आपका एक सीमित दायरा है। अच्छा, आप कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है आप। अच्छा, पहली बात को समझिए। अब थर्ड नंबर पे आपका एक दायरा है। क्या कर रही? आप आज के डेट में 3 नंबर की पार्टी है। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर वो कहे कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो बात समझ में आती है। मुस्कुरा दी है। और आप जो है, आप जबरदस्ती राष्ट्रीय पार्टी होने की बात करते हैं। धरातल पे रहिए, धरातल पे बात कीजिए। चलिए अपनी बात कीजिए। धरातल मत दिखाओ किसी को। अरे प्लीज, उत्तर प्रदेश के अंदर मालूम है ना सबको, उत्तर प्रदेश भारत का कितना बड़ा हिस्सा है? भारत के किस नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश? ऐसा है उत्तर प्रदेश, सुनिए नंबर पे आता है, सुनिए, उत्तर प्रदेश में आप हैं जी, बाकी किसी राज्य में आप नहीं हैं। स्पष्ट रूप से समाज को कहिए। और जो आपने कहा, सुनिए बताऊं आपसे, इतने बड़े पद पे आप यहाँ पर सुनिए, बताऊं समाजवादी पार्टी के इतने बड़े इस लेवल पे आप आकर के एक पार्टी के लेकर के अध्यक्ष ऑटो चला रहा है। कौन सी बात करते हैं भाई? आप किस पार्टी बता दीजिए। कौन सी पार्टी? आपकी पार्टी पूछ रहे हो, आपकी कौन सी पार्टी? मेरी पार्टी तो जो है, जो पार्टी आपकी है, बता दीजिए जो आपकी पार्टी है। देखिए समाजवाद राष्ट्रवाद, समाजवाद का सबसे बड़ा वाद क्या है? राष्ट्रवाद है। चलिए, और समाजवाद जो है पूरा का पूरा ग्लोबल है, लेकिन आप राष्ट्रीय स्तर पर उभरना नहीं चाहते। बोलना चाह रहे थे आप नितिन भाई की बात पर? देखिए, नितिन जी ने जिन विषयों को उठाया है वो सोचे बता दीजिए। आप पूछ रहे थे आपसे। एक तो विषय इन्होंने उठाया कि अखिलेश यादव जी के वहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री गंगा धुला गया। मैं वो बात नहीं कहना चाहता था। बोल दीजिए बात आगे बोल दीजिए, बता दीजिए। अखिलेश यादव के दामन पे हत्या की छींटे हैं। अच्छा। हमारे मंडल अध्यक्ष के, अच्छा, नीरज जी के। अच्छा, जहाँ पे ऐसा पापी व्यक्ति रहता वहां अगर संत प्रवेश करेगा तो निश्चित बात है संत। ये कौन पापी? किसको पापी बोल दिया? मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अच्छा, इनको रिकॉर्ड है, सब सारी चीजें हैं। और देखिए, एक हम तो ऐसे समाज से आए हुए लोग हैं। मुख्यमंत्री को हत्यारा कहा है, तो मैं चैलेंज करता हूँ योगी आदित्यनाथ को विवेक के माध्यम से कि 6 साल में FIR क्यों नहीं दर्ज कराएंगे? आप करा दीजिए, आप करा दीजिए। इस तरीके खिलौने आप सीखिए मत। आपने कैसे कह दिया? उसका जवाब आपको दे दिया, कह दिया जवाब। अब रुक जाइए, आप और जवाब ले लीजिए। हत्यारा गंदा सोचता कोई व्यक्ति। अब आप रुक जाइए, जवाब क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? क्यों चिल्ला रहे हैं? नीरज की हत्या के छींटे हैं आपके दामन पे अखिलेश जी के। नोट कर लीजिए, सबको मालूम है। चिल्लाइए मत। मैं इनसे बातों को आज कहना नहीं चाह रहा था। विषय था आज का जनगणना का, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। बता दीजिए। आप चिल्ला करके नंबर मत बढ़ाइए, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। अरे भाई आराम से। अखिलेश यादव पे नीरज के हत्या के छींटे हैं। नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इनसे प्रश्न है विवे भाई से। विवे भाई, अगर नीरज के हत्या का आरोप अखिलेश यादव जी पे था, आज तक आप लोगों ने FIR क्यों नहीं दर्ज करा दिया? आपकी सरकार है
बिल्कुल सरकार है। जो क्यों नहीं करा देते हैं भैया? बिल्कुल सरकार है, उसमें तमाम प्रयास किए गए हैं। प्रयास किए गए हैं, कैसे प्रयास किया गया है? साथ नहीं मिलेगा, साथ नहीं मिलेगा, प्रयास किया गया। बदनाम करते हो दूसरों को। आप चिल्लाते रहिए, ये आपकी मानसिकता है, आपकी मानसिकता है। जब किसी का कुछ न जवाब दे पाओ, आपकी मानसिकता है। आप बार बार जिस विषय को ढूंढ रहे हैं, बोल लीजिए, देख लीजिए। विषय जो था जनगणना का था। अच्छा। आप इसको जहां लेके जा रहे, तो मैंने आपको उस भाषा में आपका जवाब दे दिया। अच्छा। अब सुन लीजिए। भारत में जनगणना केंद्र का विषय है। ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र को इसके अधिकार है। अच्छा। तो राज्य इसका प्रयोग कर रहे हैं। प्रस्ताव कौन भेजेगा? प्रस्ताव कौन भेजेगा? राज्य सरकार भेजेगी प्रस्ताव। नहीं हो, आप पढ़ लिख के आया करिए। ये 1948 के तहत भारत सरकार का विषय है। विषय तो भारत सरकार का, राज्य सरकार और 7वीं अनुसूची की है। बात तो भी नहीं है, आपका विषय भी नहीं है जी, कि ये राज्य का विषय नहीं है। अच्छा, राज्य विषय नहीं है। जो विषय केंद्र का, उस पर चर्चा आप राज्य में करके आप विधानसभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये कौन सी बात समय बर्बाद कर रहे हैं? और सुन लीजिए, जनगणना के आंकड़ों के दौरान आंकड़ों में गोपनीयता बरतने का प्रावधान है। उसके आंकड़े न्यायालय तक को उपलब्ध नहीं करा सकती सरकार। नहीं करा सकती। किस जनगणना की आप बात कर रहे हैं जी? सब पढ़ के आया करें संविधान में जो विषय है। ये पढ़ के केवल एक शोषा छोड़ना, भाई ये कौन सी बात है? जात विशेष को आप केवल ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल लगा रहा हूँ, जिम्मेदारी से लगा रहा हूँ। आप करा दीजिएगा। बिल्कुल लगाया हूँ जी, जिम्मेदारी से लगा रहा हूँ। करिए, वरना मैं तुम्हारे मुख्यमंत्री को पूरे उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश करने वाला विषय जनगणना का है। आप जनगणना बात करिए। आप बार बार पूछ रहे हैं क्यों धुलवाया मुख्यमंत्री आवास? मैंने बता दिया क्यों मिर्ची लग रही है। क्यों मिर्ची लग रही भाई? आप बार एक जात की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों लग रही मिर्ची? क्यों हमने धुलवाया? हम जान रहे वहाँ पापी लोग रहते थे। आप बार बार धुलवाया? आप बार बार ये क्यों कह रहे थे कि आपने ये क्यों कहा कि भाई कि 11 वर्ष हमारे यहाँ सनातन सक्षम है, वर्मा सक्षम है? आपने क्यों कहा? हमारे वो आपसे विवेक भाई, वो आपसे पूछ रहे हैं कि सोशा को बता दीजिए। एक मिनट, वो आपसे पूछ रहे हैं सोशा को शोषित कौन है, बता दीजिए, बात खत्म। देखिए, आज जिस विषय का उत्तर पूछ रहे हैं, आज किसी गांव में चले जाएं जी, जिस जात से ये ताल्लुक रखते हैं, पूरे उस गांव का जो सामाजिक ताना बाना इन्हीं से परेशान है। अच्छा, ये कौन सी बात है? जो ये पूछ रहे हैं, मैं इसी को ठेठ भाषा में बता दे रहा हूँ। अच्छा, दिक्कत हो रही है। अच्छा, गौरव भाई सुनना चाहते थे मेरे मुझसे। नहीं, विवेक भाई से मैं सरकार क्या कर रही है यहाँ पे सहमत नहीं। आप सुन, मैं नहीं सहमत विवेक भाई से। देखिए, मैं आपकी सहमति असहमति मैं बता रहा हूँ। आप जब सत्ता में थे तो आपने सारा लाभ जातिगत आधार में बांटा, और भी केवल 4 जिले के यादवों को। अच्छा, थानेदार यादव, दरोगा यादव, मारने वाला यादव, नौकरी में यादव, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यादव, शिक्षा आयोग का अध्यक्ष यादव। आपने गाली में किसी बैठाया क्या? अगर आपने पिछड़ों को हिस्सा दिया होता तो प्रकाश राजभर छोड़ करके भागते रहिए आपके यहाँ से। आप पिछड़ों का हिस्सा मारने वाले हैं। और सुन लीजिए, मुलायम सिंह के कहने पे बीपी सिंह ने बंडल कमीशन लागू नहीं किया था। बीपी सिंह ने स्वतः प्रेरणा से बंडल कमीशन लागू किया था। सरकार को हमारा भी समर्थन था। मुलायम सिंह की हैसियत नहीं थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम थे। उस समय मुलायम सिंह की हैसियत नहीं थी बीपी सिंह से कह पाते थे। अरे भाई, ये कैसी बात है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, उनके कृपा बने थे। अजीत सिंह को कैसे भगाया था सारा प्रकरण जानकारी में, पूरा कलई मत खुलवाइए। तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? बिल्कुल थी, हमारा वहां भी समर्थन था सरकार को, यहाँ भी समर्थन था सरकार को। हमारे समर्थन से सरकार चल रही थी। हमारे समर्थन से सरकार चल रही थी। इसके बाद मंडल यात्रा निकल, हमारे समर्थन से सरकार चल रही थी। उसी के बाद जब चाहा दोनों सरकारों को गिराया। हमारे समर्थन से सरकार चल रही थी। चले क्यों भैया पुराने निकालने का विषय मत बनाइए। विषय बहुत गंभीर है। गौरव भाई, दूसरों को भी मौका दें। ठीक है गौरव भाई, ठीक है, हो गया, बात आ गई, बाकी मेहमान भी है। चलो, हो गया विवेक भाई, जितेंद्र भाई, हो गया चले, हो गया। अगले टर्न पे गौरव भाई, देखिए गौरव भाई, डिबेट की एक गरिमा होती है। मैं सबसे अपील यही करता हूं कि गरिमा में रह करके चीजों को रखें, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप ही से पता चलता है कि पार्टी कैसी है जी।
जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, देखिए इससे पता चलता है कि आपका चाल चरित्र चेहरा कैसा है। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से अगर कहते हैं तो मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है। अब रही बात, हम आते हैं कि अभी आपने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए, चलिए हम समर्थन करते हैं क्योंकि मुद्दा हमारा भी था, सबका मुद्दा है। आप बताएं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पे आप कब बोलेंगे जी? ये भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें भी हमने तो पहले ही कहा था कि 7, 9 और 11 के अनुपात में पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण बढ़ना चाहिए। तीसरी बात ये हुई कि आप बार बार आरक्षण कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? अच्छा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही खत्म किया। तो जब आप खुद पहले से नाइंसाफी करते आए हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, बिल्कुल नाइंसाफी क्या भाई, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया बताएं मुझे, नितिन जी बताएं ना। जबकि माननीय न्यायालय ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी सरकार थी, इन्होंने खत्म किया। तो कहीं ना कहीं गलतियां आपने की है। देखिए लड़ने झगड़ने से या जोर जोर बोलने से झूठ सही नहीं हो जाएगा। आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए। और अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए मुद्दा क्या है उस पे आइए, मेन मुद्दे पे। आप किसी को ऊंचा नीचा दिखाने से आपका मुद्दा गायब नहीं हो जाएगा। अभी देखिए बजट पास हुआ, बजट पे बात करनी चाहिए, आपने आधा घंटा लगा दिया किसी और मुद्दे पे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को, चूंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको बहुत ही सोच समझ के, विपक्ष का बड़ा चेहरा है, बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना चाहिए जिससे कि ये हंसी के पात्र ना बने। हंसी पात्र कौन बना है आज? बिल्कुल बने। देखिए जब आप मुद्दे से भटक जाएंगे, आप विपक्ष का बड़ा चेहरा होते हुए आप जब सारे लोग जानते हैं सुभाषपा के अध्यक्ष मस्करी के लिए जाने जाते हैं। नहीं, आज सुभाषपा के अध्यक्ष जी जब आप देखेंगे तो आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अच्छा, लेकिन तब भी राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करते हैं लाइव टेलीविजन पे। मैं कहता हूं दावा कर रहे हैं, बोली तो नहीं, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया बैठे यूपी में देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात का है कि आज लोकप्रियता की बात अगर की जाए, लोकप्रियता की, तो आदरणीय ओपी राजभर जी आप ढूंढने में भी नहीं पाएंगे। आपके पूरे समाजवादी पार्टी में इतना लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। तो आदरणीय ओपी राजभर जी बात करके आप ऐसा ना कहिए। एक मिनट जल्दी बोलिए। नेता थे जो जाड़े में टी शर्ट पहन घूम रहे थे, एक गर्मी में शेरवानी पहन घूम रहे हैं। फिर आप शेरवानी पे आ गए। शेरवानी की बात कहाँ से आ गई? एक नेता की 12 महीने एक लुंगी एक कुर्ते का बंदी पहन के घूमता है। एक नेता जो 12 महीने होता है, यही आपकी ठीक है एक नेता गर्मी में पहन के घूमता है। आप गर्मी में शेरवानी पहन घूम रहे हैं, एक लोग टी शर्ट पहन घूम रहे थे। एक नेता बच्चा ने कह दिया कि 12 महीने कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो नहीं, लेकिन उसके योगी जी ने सदन में कह दिया। इमरान भाई योगी जी ने क्या बुरा कहा? इमरान भाई क्या बोला? बोलिए इमरान भाई, आप लोग ऐसी बात करते हैं कि मामला हाथ से पर हो जाता है। बोलिए। देखिए गौरव भाई, बड़ी शांति से मैंने सारे साथियों को सुना। उम्मीद करूंगा कि सारे लोग भी शांति से सुनेंगे। अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक साथी हैं, उन्होंने एक जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। इस बात को मैं आंशिक रूप से मानने को तैयार हूं जी, क्योंकि हमारा सदन में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं और हम चुनाव लड़े थे जी, तो हम इस बात को आंशिक रूप से मानते हैं जी। लेकिन जितने भी दर्शक आपकी इस चर्चा में को देख रहे होंगे टीवी चैनल पर बैठ के जी, उन्होंने महसूस किया होगा कि हाँ जी, उत्तर प्रदेश को अब आम आदमी पार्टी की बहुत सख्त शानदार जी, क्योंकि यहाँ बात क्या हो रही है जी, यहाँ शेरवानी पर बात हो रही है जी, यहाँ बात किस पर हो रही है? टी शर्ट पर बात हो रही है जी, यहाँ बात किस पर हो रही है? जात पर बात हो रही है। यहाँ बात किस पर हो रही है? बंगले को झुलवाने की बात हो रही है। किसी ने बिजली की बात नहीं करी, किसी ने पानी की बात नहीं करी, किसी ने स्कूल की बात नहीं करी, किसी ने अस्पताल की बात नहीं करी, किसी ने महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करी, किसी ने कानून व्यवस्था की बात नहीं करी, किसी ने इस मसले पर बात नहीं की। बजट आ गया, लेकिन अभी तक जो गन्ना किसान धरने पर बैठे हैं, उनके गन्ना का मूल्य नहीं निर्धारित हुआ, इस पर किसी ने बात नहीं की। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, किसानों की आय दुगनी करना तो बहुत दूर की बात है, उनके गन्ने का दाम नहीं निर्धारित कर पा रहे, दाम देना तो बहुत दूर की बात है, इस पर किसी ने बात नहीं की। लेकिन इन सब मसलों पर अगर कोई बात कर सकता है और बात कर रहा है और बात करके मुद्दों पर अगर किसी ने बार बार सरकार बनाई है और 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल किया है, सिर्फ काम के दम पर, सिर्फ मुद्दों के दम पर, वो इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी है। इस वजह से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आए कि सारे बंधनों को तोड़ते हुए जात के बंधन को तोड़ेगी, मजहब के बंधन को तोड़ेगी। और एक बात और, अपने तर्क
एक तर्क और मैं देना चाहता हूँ, क्या गुजरात से ज्यादा जातिवादी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर है? क्या हिंदुत्व की जितनी बड़ी प्रयोगशाला, हिंदुत्व की राजनीति की सबसे बड़ा प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश है जी। आम आदमी पार्टी ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है 13% वोटों के साथ, 41 लाख लोगों का वोट और समर्थन लेकर, तो उत्तर प्रदेश तो उसके सामने बहुत कमजोर प्रयोगशाला है। अच्छा, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का सुनहरा भविष्य उत्तर प्रदेश के अंदर भी और मुद्दों की राजनीति के दम पर पूरे प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से हम फैल रहे हैं, फैलते जाएंगे और इन्हीं मुद्दों की राजनीति के बल पर हम उत्तर प्रदेश में भी अपनी मजबूत उपस्थिति। गजेंद्र पाटिल आखिरी कमेंट बोलिए। देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी से पूरे तरीके से सहमत हूँ। क्या बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश यही आपकी पार्टी है क्या? उत्तर मैं पूछ रहे थे आपसे, उत्तर प्रदेश यही आपकी पार्टी है क्या? समाजवाद से राष्ट्रवाद का निर्माण संभव है, इसमें कोई संशय नहीं। चले ठीक है, और यहाँ भी चले गए आप। नहीं, देखिए हकीकत क्या है, आज हमारे पास विपक्ष का जो नेता है वो बौद्धिक है जी, वो बोलता है तो उसकी बोली इस लेवल की है कि चाहे तो पूरा देश सुने, लेकिन कुछ जगहों पर पता नहीं कौन से ऐसे लोग होते हैं जो ला करके आज का पूरा डिबेट जी वहां का अच्छा जातिगत आरक्षण पे आ गया, जबकि कभी नहीं पूछा गया कि ये बताइए शिक्षा का बजट। अरे 51 मिनट बोले भाई, जातिगत जनगणना आखिरी मांग स्वास्थ्य का बजट 51 मिनट बोले भाई अखिलेश यादव। वही मैं क्या कर रहा हूं, सुना हूं पूरा 30 मिनट बोले हैं उस पे जी, 30 मिनट बोलेंगे आप उस पे, क्या मैटर है वो? तो 90 मिनट में अगर 30 मिनट पे बोले हैं, आप बताइए शिक्षा पे कोई बात की, 1/3 तो बोले हैं शिक्षा पर बजट जी। आप ये देखिए, उच्च शिक्षा का बजट जहां का तहां है, उस पर कोई चर्चा हुई? अच्छा, नहीं हुई। ठीक, उच्च शिक्षा में नियुक्तियों की बात हुई? नहीं हुई। अच्छा, सारे जो मुद्दे हैं रोजगार के, ठीक है, जनता के लिए, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए, कोई चर्चा हो गया। ठीक है, आप सभी मेहमानों इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी, जिस तरह से आज सदन में नेता विपक्ष यानी अखिलेश यादव ने यहाँ पर अपनी बात रखी और 91 मिनट की बात के दौरान उन्होंने सरकार को घेरते हुए तमाम तरह की बातें कही, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने जातिगत जनगणना की बात भी उठाई, और इसके लेकर सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी कमर कस चुकी है। और सुनने में आ रहा है कि संगोष्ठी अभियान, जातिगत जनगणना संगोष्ठी अभियान भी चलाने जा रही है। 10 जिलों में चलेगा शुरुआत में, चाहे बनारस हो, चाहे कानपुर हो, चाहे आगरा हो और चाहे प्रयागराज हो, 10 जिलों में अभियान चलाया जाएगा और इसकी पुष्टि भी हो गई है, इसका कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। अब जातिगत जनगणना पे कितनी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, जनगणना होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस तरह होगी, और सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी का इसमें क्या कहना होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। पर निश्चित रूप से जनगणना के अलग जिस तरह से तमाम तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस पर भी चर्चा जरूरी है। जातिगत जनगणना पर समर्थन कौन कौन देगा, कैसे होगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर फिलहाल जो मुद्दे अभी जनता के हैं उन पर काम करना भी जरूरी है। बजट आ चुका है और शायद अब सपा यहाँ पर बजट सत्र के दौरान तमाम ऐसे मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगी जिनका सीधा जुड़ाव जनता से है। जनगणना कब होगी वो वक्त बताएगा। फिलहाल जो जनता के मुद्दे हैं उस पर काम करना जरूरी है और साथ ही साथ संघर्ष भी जरूरी है। तो आज की चर्चा में इतना ही। मुझे नमस्कार। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लें। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं?